नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल यूपी पीसीएस स्पेशल की जो प्रश्न की श्रृंखला हमने शुरू की थी उस पे आज हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आंसर राइटिंग कभी कभार कराई जाती है, तो आप वहाँ से भी हेल्प आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग से संबंधित स्ट्रेटजी वगैरह भी वहाँ पर शेयर की जाती है। तो चलिए बात करें, आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का हमारा प्रश्न है, कहानी कला के आधार पर रोज कहानी का मूल्यांकन। ये यूपी पीसीएस स्पेशल में जो कहानियाँ हैं वो यूपीएससी से अलग हैं और उन कहानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी कहानी है। कहानी का नाम है रोज। तो सबसे पहले हम बात करें कि कहानी लिखने में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो क्या करना है। बेसिक स्ट्रेटजी आपको बता दी गई है टेलीग्राम चैनल में। उसके अलावा आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कंक्लूजन लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले समझिए कि कहानी कला के आधार पर मूल्यांकन करना है तो कहानी कला क्या होती है। मैंने वीडियो जब बनाया था कहानियों के ऊपर तो बताया था कहानी के 6 तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों के आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी कहानी का, तो उस मूल्यांकन को कहानी के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन या कहानी कला के आधार पर मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं रोज कहानी की। तो शुरू करते हैं। रोज अज्ञेय द्वारा लिखी वह कहानी है जिसे नई कहानी आंदोलन की पूर्व पीठिका कहा जाता है। यह कहानी शहरी मध्यम वर्ग के ऊब, अकेलेपन और उत्साहहीनता को उद्घाटित करती है। अब देखिए समझिएगा, रोज कहानी जो है मैं थोड़ा सा समझाते हुए भी चलूँगा, डायरेक्ट पढ़ूंगा नहीं, इसलिए वीडियो लंबा होता है। बाकी आप लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका मॉडल आंसर जो है ये भी अभी आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये जो कहानी है रोज, इसमें अज्ञेय ने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो ऊब होता है, अकेलापन होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जो भी बिखराव हो रहे हैं संबंधों में, या जो भी अकेलापन, उत्साहहीनता है, ये प्रायः हम मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद और शहरीकरण के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये कहानी स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। तो स्वतंत्रता से पहले 20 वर्ष लगभग पहले एक ऐसी कहानी लिख देना जो कहानी आगे चलकर एक नया रूप धारण करती है, जिसको हम नई कहानी आंदोलन कहते हैं। तो नई कहानी आंदोलन से पहले ही नई कहानी आंदोलन की पूर्व पीठिका तैयार कर देना, उसके भव्य भवन के लिए एक नींव तैयार कर देने का काम करती है ये कहानी रोज। कहानी का उद्देश्य की बात करें, अब देखिए 6 तत्व होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे। तो कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का उद्देश्य रोजमर्रापन से उत्पन्न नीरसता, ऊब और उत्साहहीनता का विश्लेषण करना है। अज्ञेय का रचना कर मध्यम वर्ग के मानसिक उथल पुथल या अशांति का जीवंत दस्तावेज है। अब इसके 2 प्रमुख पात्र हैं, महेश्वर हैं और चंपा हैं। महेश्वर पति हैं और चंपा जो है उसकी पत्नी है। तो महेश्वर और चंपा के माध्यम से कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल रही। उद्देश्य क्या है, वही मध्यम वर्ग की ऊब, अकेलापन, उत्साहहीनता, नीरसता, रोजमर्रापन, इसके बारे में बताना। कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु ऐसी है कि विश्वसनीय जान पड़ती है। अब कथा वस्तु में हम लिखते हैं कि वो विश्वसनीय है कि नहीं है, काल्पनिक तो नहीं लगती, ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। तो कथा वस्तु जो है विश्वसनीय है। नगरीकरण के पश्चात शहरी मध्यम वर्ग के एकल परिवार के सदस्यों की गतिहीनता और उदासीनता पर आधारित कथा वस्तु है। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप समझ लीजिएगा इसको, गतिहीनता है। कथानक कैसा है, तो कथानक गैर पारंपरिक है। अब पारंपरिक कथानक क्या होता है। कहानियों का जो पारंपरिक कथानक होता है उसमें कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का एक मध्य बिंदु होता है और कहानी का एक क्लाइमेक्स होता है जिसको हम चरम बिंदु कहते हैं, और फिर कहानी का अंत हो जाता है। अब कहानी का अंत भी अलग अलग तरीके से होता है, एक सुखांत होता है, एक दुखांत होता है। ये ऐसी कहानी है, नई कहानियों में प्रायः हम देखते हैं कि वो कहानियाँ किसी एक निश्चित अंत पर नहीं पहुँच पाती हैं। वैसे ही इसकी भी कथा वस्तु है, कथानक है। कथानक गैर पारंपरिक है, अर्थात कहानी किसी निश्चित अंत तक नहीं पहुंचती है। कहानी में विश्लेषण की प्रधानता है। भाषा शैली की बात करें तो देखिए अज्ञेय की जो भाषा है इस कहानी में वो संस्कृतनिष्ठ भाषा है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी यानी कि तत्सम हिंदी के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये आप उदाहरण के साथ बताएंगे। जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो अगर भाषा पर आप बात करते हैं तो भाषा का आप उदाहरण देकर समझाएंगे। तो इसमें हम बता सकते हैं, देखिए उदाहरण यहाँ पे, उसके वातावरण में कुछ ऐसा अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ये इस उदाहरण में आप देखिए तो संस्कृतनिष्ठ शब्द दिखाई देंगे आपको, तत्सम शब्द दिखाई देंगे। तो ये तत्सम का उदाहरण हो गया। उसके अलावा अंग्रेजी का उदाहरण आप दे सकते हैं। क्वार्टर शब्द का प्रयोग किया गया है, डिस्पेंसरी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बात करें, अज्ञेय ने सामान्य जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग भी किया है। अब कोई मर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। ये किसका कथन है, ये चंपा का कथन है। चंपा अपने मित्र को बता रही है कि पहले जब आई थी वो यहाँ, तो उनके पति डॉक्टर हैं महेश्वर, तो पहले जब वो आई थी तो कोई मर जाता था तो उसको बहुत कष्ट होता था, परंतु अब ये रोजमर्रापन हो गया है। रोज कोई मरता है, रोज किसी का हाथ काटा जाता है, रोज किसी के पैर काटे जाते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें अब आम बात हो गई हैं, तो चंपा को अब उतनी सहानुभूति नहीं रही और वो ऐसे बोल रही है कि कोई मर मुर जाए तो कोई ख्याल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, प्रतीकात्मकता। इस कहानी में प्रतीक क्या है? तो देखिए, कहानी का नाम ही अपने आप में प्रतीक है। ये ऐसी कहानी है जिसके दो नाम हैं, एक नाम था गैंग्रीन और एक नाम है रोज। फिलहाल ये हमारे सिलेबस में रोज नाम से है। तो रोज कहानी जो है, इसका एक तो गैंग्रीन जब शब्द आता है, तो गैंग्रीन एक ऐसा रोग होता है कि जब कोई कांटा पैर में या हाथ में धंस जाता है और उसको न निकाला जाए तो वो कांटा कुछ समय के बाद उसका जो घाव होता है वो भयंकर रूप ले लेता है और हाथ या पैर जहाँ भी वो चुभा होता है उसको काटना पड़ जाता है। तो यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से गैंग्रीन शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो प्रतीक है। रोज शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो भी प्रतीक के माध्यम से है कि रोज ही ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं, रोज ही एक तरह की घटनाएं हो रही हैं चंपा के जीवन में, जिसकी वजह से अब वो निराश हो गई है, अब कोई उत्साह नहीं रह गया है किसी प्रकार की घटनाओं का। तो इस कहानी का नाम रोज रोजमर्रापन को दर्शाता है। वहीं इस कहानी में गैंग्रीन का प्रयोग भी प्रतीकात्मक है। जैसे कांटा चुभने के बाद लापरवाही के कारण गैंग्रीन हो जाता है और पैर काटना पड़ता है, वैसे ही संबंधों में ऊब होने पर भी संबंध समाप्त हो जाते हैं। चंपा और महेश्वर के संबंध में भी कुछ इसी प्रकार की ऊब देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखिए। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष। ये भी अपने आप में बता रहा है, गर्मी से सूखे हुए मटमैले चीड़ का वृक्ष, ये भी प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? तो ये जो चंपा है उसके ऊब का प्रतीक है कि चंपा भी अब उसका स्वभाव बदल चुका है, अब वो भी ऐसी ही हो गई है। जैसे ये उत्साहहीन चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं, वैसी ही उत्साहहीन चंपा भी हो गई है। चरित्र योजना की बात करें तो चरित्र योजना काफ़ी अच्छी है। इसमें जो चरित्र हैं कम ही चरित्र हैं, ये भी आप बताएंगे कि चरित्र कम है। और इस कहानी में चरित्र घुटन तथा ऊब से उदास दिखते हैं, हताश दिखते हैं। ऐसे चरित्र यथार्थ में हैं क्योंकि बहुतायत मध्यम वर्ग ऐसे ही उलझा हुआ है, मध्यम वर्ग की स्थिति यही है। तो इसलिए ये जो चरित्र इस कहानी में जो चरित्र हैं वो लगते हैं कि ये विश्वसनीय चरित्र हैं और ऐसे चरित्र हमें आसपास देखने को मिल जाते हैं। इस उलझन से बाहर निकलने के वो चरित्र प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चंपा जैसी है वैसी ही रह रही है। न तो वो संबंध तोड़ना ही उचित समझती है और न ही अपने पति से इसके बारे में खुलकर बात ही करती है। उसके बाद बात करें पात्रों की संख्या, तो पात्रों की संख्या तो कम है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। संवाद की बात करें तो इस कहानी में जो संवाद है वो छोटे छोटे संवाद हैं और छोटे संवादों का फ़ायदा ये होता है कि कहानी को गतिशील बनाए रखते हैं और विश्वसनीयता का आभास कराते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, महेश्वर कहते हैं थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। मालती पूछती है कहाँ है? महेश्वर अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में ये बातें कही गई हैं। तो इससे क्या होता है, कहानी को पढ़ने में उसकी प्रवाह में कोई रोक नहीं होता है और गतिशील कहानी लगती है। नेक्स्ट जो है वो है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण की दृष्टि से अगर हम कहानी की बात करें तो इस कहानी में किसी स्पष्ट रूप से किसी देश का उल्लेख नहीं है। देश का मतलब ये होता भी नहीं है कि किसी स्पष्ट रूप से किसी देश का ही उल्लेख किया जाए। किसी स्थान की बात अगर की जा रही है तो वही उसका देश है। किसी भी स्थान की कहानी इसको हम मान सकते हैं। छोटे शहर, कोई भी ऐसा छोटा शहर हो जहाँ पे मध्यम वर्ग रहते हों, उससे संबंधित इस कहानी को हम मान सकते हैं। एकल परिवार की कहानी है। काल की बात करें तो इस काल का आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि शहरों में लोग मध्यम वर्ग कब जाके रहने लगे, जब औद्योगिकीकरण या नगरीकरण शुरू हो गया। तो नगरीकरण के पश्चात के किसी भी काल को हम मान सकते हैं कि इसमें है। दूसरी बात करें वातावरण की, तो इस कहानी में जो प्राकृतिक वातावरण, देखिए वातावरण दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण का मतलब है कि जिस वातावरण में कहानी लिखी गई है उसमें प्राकृतिक चित्रों के बारे में उल्लेख किया जाए। पेड़ पौधे कैसे हैं, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, क्या है, रेगिस्तान है, ये सारी बातें अगर बताई जाएँ तो ये बाह्य वातावरण होता है। दूसरा है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब है कि जो पात्र हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में चल रहे विचारों को, द्वंद्वों को अगर हम वर्णन करते हैं तो उसको हम कहते हैं आंतरिक वातावरण। इस कहानी में बाह्य वातावरण पे कुछ विशेष नहीं बताया गया है। पहाड़ों का उल्लेख हुआ है, थोड़े से चीड़ के वृक्षों का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन आंतरिक वातावरण का जरूर हुआ है। इस आंसर में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आंतरिक वातावरण के बारे में भी बताया गया है। आंतरिक वातावरण कैसे है, तो भाई देखो, इस कहानी में चंपा के बारे में बताया गया है, उसके मन में क्या चल रहा है, महेश्वर के मन में क्या चल रहा है, तो ये आंतरिक वातावरण होता है। उसके बाद बात करें फाइनल कंक्लूजन पे आए, तो फाइनल कंक्लूजन पे जब हम आते हैं तो कह सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोज कहानी रूटीन जीवन में फंसकर जीवन के उमंगों के ह्रास होने को रेखांकित करती है तथा अपने तेवर के साथ नई कहानी के लिए पूर्व पीठिका बनती है। नई कहानी आंदोलन में जो चीज़ें लिखी गई बाद के समय में, उन चीज़ों को पहले ही अज्ञेय ने इस कहानी में लिख दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अज्ञेय अपने समय से कितना आगे थे और अज्ञेय ने कैसे अपने आने वाले 20 साल के बाद जो कहानी आंदोलन शुरू होने वाला है उसके शिल्प की कहानी वो 20 वर्ष पहले ही लिख देते हैं।
तो ये था कुल मिलाकर इसका आंसर। आप समझ गए होंगे। अगर आपको मंथली आंसर राइटिंग का पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो 9169041691 पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2022 के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं। जैसे भी आपको ज्वाइन करना हो, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे आप जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, उसमें भी आपको समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।